जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार में। और आज आप मिलने जा रहे हैं सपना मौर्य जी से। और सपना मौर्य की जुबानी आरएस की कहानी कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। ये जो बात है, जो इनकी फेवरेट लाइन है, जैसा इन्होंने बताया। और मैं आपको बताना चाहूं कि जो परिस्थितियों को, हालातों को, जो अपना बयान देकर अपनी मंजिल से भटक जाते हैं, उनके लिए ये आज का वीडियो इतना शानदार होने वाला है कि आप अगर इस पूरे वीडियो को सुनेंगे तो आप ये देखेंगे कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आ जाए, अगर इंसान चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है। सपना जी जो ब्यावर जिले से हैं, माताजी का देहांत हो गया, पिताजी ने भी ज्यादा साथ नहीं दिया, नानी जी ने पढ़ाया। और नानी जी का आभार इतना कि हम जितने शब्द कहें उतने ही कम। और उसके बाद इन्होंने अपनी तैयारी की, इंजीनियर बनना चाहती थी, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि खुद को ही कमाना पड़ा, खुद को ही अपनी स्टडी करनी पड़ी, कोई भी ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला। और उसके बाद आरएस जैसी परीक्षा, और पहली बार कोई आरएस का एग्जाम दे और उसके अंदर वह इंस्पेक्टर पद तक का जो पोस्ट है वहां पर उनका चयन हो जाए। और दूसरी खुशखबरी कि आने वाली आरएस में भी ये मेंस लिख रही है। और शुभकामनाएं हैं कि एसडीएम आरपीएस का जो सपना है वो भी इनका पूरा हो। और इसके साथ इन्होंने अन्य भी 5 प्रतियोगी परीक्षाएं जो है उनमें भी लगातार मेहनत करके सफलता अर्जित की। तो जानेंगे सपना मौर्य की जुबानी आरएस की कहानी, कैसे उन्होंने तैयारी की। तो सपना जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस परिवार के द्वारा। और आपका स्वागत है हमारे इस वैश्विक पटल ऑनलाइन की इस दुनिया में, जहां लाखों विद्यार्थी जो है आपको सुनना चाहते हैं। तो आप बताएं इनको। सबसे पहले तो नमस्ते साथियों। और आशु सर का और सुभाष आनंद सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने युवाओं को प्रेरणा देने के लिए एक इतनी अच्छी उन्होंने तैयारी के साथ में और ये प्लेटफॉर्म विकसित किया, जहाँ पे लोग ये जान सके कि हम जिसको इतनी बड़ी परीक्षा समझते हैं और हम जिसको अपनी जीवन की बाधाएं समझते हैं, वो करना इतना मुश्किल भी नहीं है। तो मैं सपना मौर्य अभी हाल में आरएस 2021 में एसीडीपीओ के पद पर सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर चयनित हुई हूँ। मैं ब्यावर जिले के निवासी हूँ। मेरी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि बचपन में जैसे पिताजी का साया ना के बराबर रहा, अल्कोहल एडिक्ट थे वो। माताजी का देहांत हो गया। मैं जब 10 वर्ष की थी तो मैं बिल्कुल अकेली, और मेरी नानी ने ही मेरा मतलब जो भी पालन पोषण वगैरह सब ननिहाल में ही हुआ है। उसके बाद में मेरी परिस्थितियाँ इतनी विकट थी कि हम कह सकते हैं कि शायद स्कूली हम कह एक छोटी बुनियादी जो आवश्यकताएँ थी, उसमें भी काफ़ी मतलब सामना करना पड़ा। किताबें अरेंज नहीं हो पाना, यहाँ तक कि स्कूल में भी कोई चैरिटी वाला आ रहा है तो वो फ़ीस भर रहा है। तो इस तरीके से मैंने अपनी जर्नी मैंने देखी है। उसी में हमारे जैसे सर्वोदय सेवा संस्थान के श्रीमान अनंतराज पोद्दार, जो कि अभी उनका स्वर्गवास हो चुका है, उन्होंने भी काफ़ी बड़ा योगदान निभाया मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। उन्होंने मुझे एक बेटी की तरह पाला। उसके बाद में मैंने इंजीनियरिंग करने का ठान लिया। एक बच्ची जिसने इंजीनियरिंग करने का ठाना उसके पास में मतलब मुझे खुद के ऊपर हँसी आती है कि जब मेरे पास में कहते हैं ना कि एक फूटी कौड़ी नहीं है और सपने इतने बड़े, लोग मज़ाक उड़ाते थे मेरा। 10th 11th कि तेरे पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं है और तू इंजीनियरिंग करने का सोच रही है। मैंने कहा नहीं, करना है तो करना है। तो मतलब कॉन्फिडेंस इतना रखा कि बीएससी का फॉर्म तक नहीं भरा था मैंने। फिर मैंने इंजीनियरिंग करी, पर उसके बाद भी कहते हैं बाधाएँ शांत नहीं, मतलब ख़त्म तो कहाँ होती है, वो तो अनवरत आती ही रहती है। फिर उसके बाद में मैंने प्राइवेट जॉब करी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं नहीं कर सकती, गवर्नमेंट जॉब की तरफ नहीं था, क्योंकि मुझे पता है उसके लिए समय चाहिए। समय था कहाँ मेरे पास में? मैं तो सर्वाइव भी नहीं कर सकती थी ना, 1 महीने भी, मतलब परिस्थितियाँ बिल्कुल मेरे पक्ष में थी ही नहीं। कभी 7,000 की नौकरी करी, 8,000 की करी, 12-15,000, 20,000, ऐसे करते मैंने उसके साथ में अपनी तैयारी को मैंने कंटिन्यूअस रखा। और कहते हैं फिर जब अचानक से नानी जी का देहांत हुआ, तब मेरे मामा का और मासी का बहुत सपोर्ट रहा। उन्होंने समझाया कि तू ये, मतलब मैं डिप्रेशन में पहुँच गई थी, कहीं अवसाद में पूरी हो गई, क्योंकि नानी ही चली गई, एकदम घर सा उजड़ गया था मेरा तो। तो उन्होंने कहा तू रो, या तो तू रो ले या फिर तू उठ, खड़ी हो और मतलब लोगों की तरह सिर्फ नाम मात्र की श्रद्धांजलि ना दे, सच्ची श्रद्धांजलि दे। अभी कुछ ही दिन पहले जब अखबार में जब नाम आया कि नानी श्रीमती स्वर्गीय लक्ष्मी देवी जी भट्ट के अथक प्रयासों से, तब लगा कि शायद सच्ची श्रद्धांजलि दे दी मैंने उन्हें।
तब मैंने मुझे एहसास हुआ कि हाँ, मैंने कर दिया। तो वो मेरे मामा, मासी, घर वालों का मोटिवेशन रहा कि नहीं तू कर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। मैंने कहा ठीक है करते हैं, घर की परिस्थितियाँ फिर भी अनुकूल नहीं थी। फिर मैंने 5-6 महीने जॉब को और कंटिन्यू रखा और फिर जब मुझे लगा कि नहीं अब, क्योंकि एलडीसी का एग्ज़ाम था छोटा-सा, क्योंकि अब मेरे को तो ये था सर्वाइव करने के लिए पहले नौकरी चाहिए, बड़ा तो कहाँ कोई सोचूँ, भी नौकरी आरएस तो चाहिए। बहुत बड़ा होता है, वो तो सोच ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने इतना हवा सुन रखा था उसके बारे में, कोचिंग करनी होती है, ये करनी होती है, कोचिंग की फीस हज़ारों में है, अब हज़ारों कहाँ से आएँगे मेरे पास में, मेरे पास रहने का ही नहीं हो पाता था ढंग से। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने अपनी एक जर्नी स्टार्ट करी सरकारी नौकरी की तरफ। भगवान का हमेशा से आशीर्वाद रहा, मतलब मैंने नहीं सुना आज तक किसी के कि कोई लड़की 3 जुलाई को मैं नौकरी छोड़ कर के आई, दिसंबर में मेरी फिर से ऐसी हालत हो गई, मात्र 5 महीने में, कि सपना जॉब जॉइन करनी पड़ेगी। तेरी परिस्थितियाँ नहीं है कि तू ज़्यादा दिन अब सर्वाइव कर पाए, क्योंकि रूम का रेंट बढ़ रहा है, तेरे को सब करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट भगवान ने पता नहीं कहाँ से सुना। मैंने 3 जुलाई 2018 को नौकरी छोड़ी थी, 25 फरवरी 2019 को मैं सरकारी नौकरी की सीट पे बैठी थी। मात्र 6 महीने में मेरी, मतलब जहाँ पे 6 महीने में एग्ज़ाम्स नहीं क्लियर होते, मतलब एक वैकेंसी क्लियर होने में, छोटी-मोटी क्लियर होने में 1 साल, 1.5 साल, फिर रेट और ये सब, और मतलब भगवान का साथ रहा, 6 महीने में मैं सरकारी जॉब पे बैठ गई। फिर ये था कि ठीक है कि अपन को करना है, कुछ अच्छे पोस्ट पे जाना है, आरएस का तो फिर भी नहीं सोचा था मैंने। अलग-अलग कौन-कौन से एग्ज़ाम? मैंने, मतलब आप मतलब फिर आएगी, क्योंकि मेरे सारे एग्ज़ाम जिनमें मैं सेलेक्ट हुई हूँ, सबका सिलेबस काफ़ी डिफरेंट है। मेरा विद्युत विभाग में, मैं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के पद पर चयनित हुई, वहाँ पे जॉब करी। फिर उसके बाद में मैं एलडीसी में जूनियर असिस्टेंट पे हुई, ठीक है? फिर मैं रेलवे लोको पायलट में चयनित हुई। फिर उसके बाद में मैं अभी वर्तमान में पीएचडी में मैं एज़ ए स्टेनोग्राफर के पद पर कार्यरत हूँ और मैंने एसआई 2021 में अच्छे मार्क्स के साथ में मैंने उत्तीर्ण किया है। हुँ। और जब इवन ये सोचो, ये सबसे बड़ी रहेगी परिहास वाली बात, कि जब मैं 3 जुलाई 2018 को अपनी नौकरी छोड़ के आई थी, मेरे दोस्तों ने एक लाइन बोली मुझे, "सपना, अब तैयारी करने के लिए आई है, हम लोग कोर्स खत्म करके बैठ चुके हैं।" मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे हाथ में सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी मेहनत है जो मुझे लिखनी है, और हाथ में सिर्फ़ भगवान का हाथ है मेरे ऊपर, आगे मुझे कुछ नहीं पता। मेरे को एक सीट चाहिए, वो मैं कैसे भी ले लूँगी। ऐसे करते-करते मैंने 6 से 7 गवर्नमेंट जॉब्स के एग्ज़ाम्स तो जो क्रैक नहीं, इवन मतलब चयनित हुई हूँ, फाइनल लिस्ट में मेरा नाम है। और ये आरएस में जो एग्ज़ाम था, ऐसा हुआ था कि मैं जब जयपुर आई, उसके बाद में जो मैंने आपको अभी ज़िक्र किया सर्वोदय सेवा संस्थान के श्रीमान अनंतराज पोद्दार जी का, जब वो चले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी सच में एक्सपायर हो गए। मैं टूट चुकी थी, क्योंकि जहाँ नानी ने मुझे वहाँ का प्यार दिया पूरा, वहाँ बाबूजी ने पूरा, मुझे बाबूजी बोलती हूँ मैं उनको, कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। वो ये सिखाते हैं इंसानियत आज भी ज़िंदा है, मतलब हेल्प करने वाले आज भी ज़िंदा है। अभी कुछ ही दिनों पहले मेरी एक फ्रेंड थी जिसकी परिस्थिति अनुकूल नहीं थी, मैं आशु सर के पास लेके आई, आशु सर ने पूरी फीस माफ़ कर दी। लिटरली, मतलब ऐसे लोगों के सहयोग से आप आगे बढ़ते हो और कहाँ पहुँचते हो नहीं पता। तो इतना मेरा रहा कि वो बाबूजी जिनसे मेरा ब्लड रिलेशन नहीं था, मैं टूट चुकी थी, मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे अब दिख रहा था सिर्फ़ और सिर्फ़ आरएस कि मुझे कैसे करना है। क्योंकि चूँकि मेरे पास फिर समय काफ़ी कम था, मैंने प्रीलिम्स की तैयारी करी, मेरे पास जॉब थी जो मुझे करनी थी, उसके साथ में तैयारी कैसे करूँ, मैंने जैसे-तैसे करके टाइम निकाल के, टाइम बचा-बचा के तैयारी करी। जब मेंस, मुझे आज भी याद है, जब मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मुझे मेंस का सिलेबस तक नहीं पता था कि मेंस के सिलेबस में आता क्या है। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की, सिलेबस में है व्यवहार और बुद्धि, समझ ही नहीं आता कि कैसे तैयारी करूँ। लोगों ने फिर मज़ाक उड़ाया, लोगों ने फिर मुझे नीचा गिराया और मैंने फिर ऊँचा उठने की कोशिश करी। उन्होंने बोला 3 महीने में तू क्या तैयारी करेगी? टाइम वेस्ट कर रही है, पैसा वेस्ट कर रही है, तेरा क्या सिलेक्शन होगा? तेरे को सिलेबस तक नहीं पता। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने एक प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान थी, वहाँ पे उन्होंने भी मेरी हेल्प करी, बिल्कुल फीस नहीं ली, मेरी कोचिंग करवाई उन्होंने। और सुप्रीम कोर्ट से? स्प्रिंग बोर्ड, बहुत-बहुत धन्यवाद उनका।
आज भी मतलब उन्होंने जाकर के मैंने मतलब अपनी परिस्थितियाँ बयाँ कर दी। सर 12,000 रुपए तनख्वाह है मेरी। क्योंकि मैं प्रोबेशन में ही हूँ तब से, 6 नौकरियाँ लेने के बाद मेरा प्रोबेशन ही कंप्लीट नहीं होता। हर 1.5 साल में मेरी नौकरी बदल रही है 2018 से, और मैं पिछले 5 साल से राजस्थान सरकार के 2 साल कंप्लीट करने में लगी हुई हूँ। तो मैंने बोला सर 12,000 तनख्वाह है मेरी, अब आप बताओ मैं आपकी फीस कैसे भरूँ? तो आप या तो मेरे को कुछ बता दो, जिस दिन प्रोबेशन क्लियर होगा आपकी सैलरी मतलब दे दूँगी। वो खुद इतना वो हुए हैं। उन्होंने ये बोला कि नहीं आपको प्री में, मुझे नहीं पता वहाँ पे कुछ हुआ, तो मैंने डायरेक्ट बोला प्री तो मेरा किसी भी हाल में निकलेगा, चाहे कोचिंग करूँ चाहे ना करूँ। बाहर आके सोची मैंने क्या कह दिया है, कैसे करूँगी, कुछ पता है नहीं। ठीक है कहते कॉन्फिडेंस, और जब ऐसी जब जब लोगों ने गिराया है ना, तब तब ऊँचा उठने की, और ऐसे लोग आने चाहिए ज़िंदगी में, जो आपको गिराए और आपको पता है कि अब उठना ही है। तो फिर उनका काफ़ी सहयोग रहा, 3 महीने में निकाला भी और एसीडीपीओ की पोस्ट ली। परिस्थितियाँ उस समय भी काफ़ी अनुकूल नहीं थी, और मैंने किया इनको, और आज मैं आप लोगों के सामने, मैं ये बोलती हूँ मैं आज जो कुछ भी हूँ ना, उसका सिर्फ़ एक और एक सिंगल एक ही चीज़ एग्ज़ाम्पल है कि आज भी दुनिया में इंसानियत ज़िंदा है। और आज भी मतलब आज भी भगवान से कहती हूँ परेशानी दे, जितनी देनी है दे, लेकिन साथ में उसे सहन करने की हिम्मत भी दे। आपकी जो फेवरेट लाइंस है वो आप इन विद्यार्थियों को बताना चाहेंगे? मेरी कुछ फेवरेट लाइन भी है जो मैं कहना चाहूंगी। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर जमी से भी जल निकलेगा। ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, औलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, तरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिश जारी रख सब कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमा सा चल निकलेगा। कोशिश कर, हल जरूर निकलेगा। बहुत बढ़िया। तो सपना जी, आपने जो आपकी यात्रा वृतांत जो हमारे सामने रखी इस आरएस के सफर तक की, वो बहुत ही प्रेरणादायी है कि हालात बार बार आपको गिराने पर आते रहे, लेकिन आपने कहा कि कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। और उसके बाद लगातार, ये भी बहुत अच्छी बात है कि 5 साल से आप सरकारी नौकरी में लगातार चयनित हो रहे हैं और किसी में भी प्रोफेशन पूरा नहीं हो रहा है। और जहां मुझे ये लग रहा है कि इस मेंस को देने के बाद में आपका दोबारा एसडीएम या आरपीएस पे चयन होगा, तो इसका भी प्रोफेशन पूरा नहीं होगा, वो आपकी एक और नौकरी होगी। और जब हम दोबारा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाइव रूबरू होंगे इन विद्यार्थियों के साथ, तो मैं यही चाहूंगा कि एसडीएम और आरपीएस दोनों में से एक जो बड़ी पोस्ट है वह आपके हिस्से में आए, और ताकि जो आपका गांव है और जो आपके ननिहाल वाले हैं और जो बाबूजी या आपकी नानी का जो सपना था, उन्हें ये लगे कि वाह बेटी तूने ये कर दिया। और वो बहुत खुश होंगे उस दिन कि जिन्होंने ये देखा कि ये लड़की जिसके पास में पढ़ने के लिए किताबें नहीं है, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, वह लड़की खुद काम करती है। और इन्होंने मुझे बताया सुबह जॉब पर जाना, उसके बाद आकर 2 घंटे पढ़ना, फिर रात को खाना बनाना, उसके बाद फिर पढ़ाई करना, फिर 3 घंटे ही सोना, और उसके बाद फिर सुबह उठकर उसकी तैयारी करना, फिर जॉब के लिए तैयार हो जाना। आप सोचिए, हमें किसी के बारे में कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सपना जी एक खुद किताब है। और मैं चाहूंगा कि जब ये अच्छे पद पर जाएं तो एक दिन अच्छी एक किताब भी लिखे, ताकि वो उन लोगों के लिए मिसाल बन सके कि हाँ नानी जो आपने कहा था वो मैंने कर दिया। बहुत बहुत शुभकामनाएं सपना जी। कुछ अंतिम बात भी अगर आप कहना चाहें इन युवाओं को जो भटक जाते हैं रास्तों से, जो घबरा जाते हैं रास्तों से, उनके लिए अगर आप 2 लाइन कहना चाहें तो। इस जर्नी में एक और चीज़ थी जो मैं कहना भी चाहूँगी, और कहीं न कहीं इसका मेरी जो ताकत है ना, वो मेरे दोस्त हैं। आप अपनी संगति अच्छी रखिए। मेरे दोस्तों ने हर वक़्त सपोर्ट किया, जब-जब मैं गिरी एक लाइन बोली, "हम हैं तेरे पीछे।" मतलब हर जगह सपोर्ट किया। कौन कौन से दोस्त है वो? मतलब दोस्तों का तो मैं क्या बोलूँ, चाहे सुनीता चौधरी हो या फिर रेखा हो या लीलावती हो, किस्मत जैसे दोस्त हो, ऋषिराज हो, मतलब इतने लोग हैं कि जिन्होंने जब-जब गिरी ना, तो तुझे गिरने का टाइम आया नहीं। और सबसे मेन मतलब कहना बहन से भी ज़्यादा, जिसने इंटरव्यू में सब कुछ, मेरी फ्रेंड है राजनंदिनी, काफ़ी सपोर्ट रहा। मतलब कहते हैं ना, आज भी हम लाइब्रेरी में जाते हैं जैसे पढ़ने के लिए टाइम निकाल के ऑफिस से के बाद में, तो जब भी लीला और सपना को देखते हैं बोलते हैं कि लीला सपना की जोड़ी आ गई। वो भी मेरे साथ में लेबर इंस्पेक्टर के पद पर चयनित है, 598 रैंक है इस बार उनकी।
काफ़ी अच्छा इम्प्रूव करेगी। तो सबसे पहले तो ये है कि आप अपनी संगति अच्छी रखिए। दोस्त कभी आपकी कमज़ोरी नहीं बननी चाहिए। दोस्त तो हमेशा ताकत के लिए होते हैं, दोस्त तो आपको गिरने से बचाने के लिए होते हैं और ऐसे दोस्त जो लगे आपको गिरा रहे हैं ना, उनसे प्लीज़ दूर हो जाइए क्योंकि आपको गिराने वाले हज़ार आएँगे लेकिन उठाने वाले बहुत कम आएँगे और उनको प्लीज़ पहचान के संजो के रखिए। बहुत बहुत अच्छा आपने बताया और बहुत अच्छा लगा, और युवाओं के लिए बहुत ही प्रेरणादायी आपका ये वीडियो रहने वाला है। मैं आशा करता हूं कि प्रत्येक युवा साथी जो इस वीडियो को सुनेगा उसके जीवन में बदलाव जरूर आएगा। वह, अब मैं ये भी चाहूंगा कि जब अगले मेंस के बाद में अच्छे पद पर हो, तो उसके बाद ये तो देखो सीधी सी बात है, ये इनके बात से भी पता चलता है कि जब भी कोई इनके पास मदद के लिए आएगा, पढ़ाई के लिए आएगा, ये उनको भरपूर सपोर्ट करने वाले हैं। आज लगातार मेरे से 4 जो आरएस अधिकारी चयनित हुए हैं, क्या नाम, ऋषिराज, कपिल, किस्मत खिंची, लीलावती जी, सपना जी, ये जुड़े हैं। और भी इनके साथी होंगे जिनसे मैं आपको मिलवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक बने रहें, धन्यवाद। और सपना जी, आपको मेरी ओर से और इस परिवार की ओर से इन लाखों युवाओं की शुभकामनाओं सहित कि अगला इंटरव्यू और अगला वीडियो आपका एसडीएम और आरपीएस के साथ हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।